हेलो गाइस, माय नेम इज सारबे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। आई नो तुम सभी लोग इस केस का वेट कर रहे थे, बट अगेन इस केस को आने में सिर्फ इसीलिए लेट हुई थी बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू रैप अप। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तुम लोगों से कि अगर तुम लोगों को कभी केस रिकमेंड करना है दैट इज़ गुड, बट ऐसे प्रेशर मत करा करो यार कि केस नहीं आया। यू नो आई एम वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू रैप अप एंड आई एम वेटिंग फॉर कोर्ट वर्डिक्ट ऐसे करके। सो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एवरीथिंग नीड्स टू बी फुल प्रूफ। बट या ठीक है, अगर कभी कोई केस लेट आता है तो समझ आना कि आई एम वेटिंग फॉर हायर अप्स टू से एवरीथिंग। बट या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेस केस। ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो लोग अपने करीबी लोगों पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी और आंख बंद करके विश्वास कर देते हैं। हमारे क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली एंड रोमांटिक पार्टनर जिन्होंने हमें हमारे अच्छे और बुरे टाइम में देखा है और सपोर्ट करा है, वी टेंड टू बी मोर ओपन टूवर्ड्स देम। आई नो तुम में से जितने भी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होंगे उन्होंने ये बात को ज़रूर नोटिस करा होगा कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होते वक्त वो कितना केयरफ्री और सिक्योर फील करते हैं। बट व्हाट इफ जिस आदमी के साथ आप एकदम केयरफ्री महसूस करते हो, जिस आदमी के साथ आप सिक्योर महसूस करते हो, जिस आदमी पे आप ट्रस्ट करते हो, वही आदमी आपसे नफरत करता हो। आज का केस भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसने अपना ट्रस्ट एक गलत आदमी पे प्लेस कर दिया था। एंड दिस केस विल मेक यू क्वेश्चन कि कैन वी एक्चुअली ट्रस्ट पीपल हु आर अराउंड अस। एंड आई थिंक कि ये केस हर एक जो भी लोग 17 साल से 22 साल तक के हैं उन लोग को ये केस ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज इट विल टेल यू अ लॉट about people's psyche. So let's learn a little more about today's case revolving around Maya Gogoi Deka. माया गोगोई देका गुवाहाटी, असम से आने वाली एक 19 साल की लड़की थी। एक छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो देने के बाद माया अपने मामा और नानी के साथ रहा करती थी, जिन्होंने उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी खुद के सर पर ले ली थी। और इसी वजह से माया को बचपन में काफ़ी सारी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा था। एंड इवन दो उसके बाकी परिवार वालों ने उसकी परवरिश की उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली थी, ऑल ऑफ देम दे कुड नॉट पॉसिबली फिल माया's पेरेंट्स शूज। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दे कुड नॉट रिप्लेस माया के जो पेरेंट्स थे वो लोग को। इसलिए हमेशा से माया ने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप के प्रॉपर प्यार की कमी को हमेशा महसूस करा था उसने। इवन दो मैं इस चीज़ समझ सकता हूँ कि इसकी मामा और नानी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्राई करा होगा, बट स्टिल एक माँ बाप को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट ऑन द ब्राइट साइड कह लो इस चीज़ के लिए, दिस कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव चीज़, पर ऑन अ ब्राइट साइड हम लोग इसे ब्राइट साइड में लेंगे। इस अनयूजुअल चाइल्डहुड की वजह से माया उम्र में या फिर कंपैरेटिवली टू हर अदर पीपल और कोलीग्स और फ्रेंड्स, वो उन बच्चों से ज़्यादा जल्दी बड़ी हो रही थी। और बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में ही माया के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की आ गई थी। हमारे ग्रोइंग ईयर्स में माता पिता हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हमें गाइड करते हैं, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और बुरी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन माया के साथ ऐसा नहीं था एंड उसने बचपन से ही लाइफ के चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करा था। She also knew this thing कि वो हमेशा अपने मामा पर या अपनी नानी पर रिलाई नहीं कर सकती थी एंड उसे जल्द ही खुद को सस्टेन करने का तरीका ढूंढना होगा। इसलिए आज से 4 साल पहले माया अपनी सिस्टर के साथ बैंगलोर में शिफ्ट हो गई थी। एंड दिस वॉज अ टर्निंग और अ ह्यूज पॉइंट फॉर मायाज लाइफ एंड माया ऑल्सो, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी उसके दोस्त थे असम गुवाहाटी में, वो उन सबको छोड़ के फॉर अ बेटर लाइफ बैंगलोर जा रही थी। बैंगलोर आते ही माया ने पढ़ाई के साथ जॉब करना भी शुरू कर दिया था। एंड येस, शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट जैसे कि मैं तुम्हें पहले कहा था, माया वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वो अपने नानी को और अपने मामा जी को कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी। इसीलिए माया ने जॉब करना या फिर छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण शी नो लॉन्गर हैड टू रिलाई ऑन एनीबडी फॉर हर डेली नीड्स। ये सब कुछ माया ने स्टूडेंट होते हुए किया था। सो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, दे शुड रियली टेक इंस्पिरेशन एंड लर्न फ्रॉम माया। इन सारी चीज़ों के अलावा माया को कंटेंट क्रिएशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट था और वो यूट्यूब पर अपने डेली लाइफ्स, व्लॉग्स और सेल्फ केयर वाली वीडियोस पोस्ट करा करती थी।
एंड सीइंग दोज वीडियोस रियली पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव कि माया कितनी स्वीट और इनोसेंट लड़की थी। यस, शी वॉज अर्निंग फॉर हर सेल्फ, शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट शी वॉज स्टिल अ किड। So Maya was fighting every day and she was doing good for herself, like बहुत ज़्यादा छोटे होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करी थी। लेकिन आज से 6 महीने पहले इन 2024 माया एक ऐसे इंसान से मिलने वाली थी जो कि उसका लाइफ का फोकल पॉइंट बनने वाला था, और इस इंसान का नाम था आरव। आरव हनोय, कन्नौर, केरला का रहने वाला एक 21 साल का लड़का था। आरव का बचपन एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और अब्यूजिव हाउस होल्ड में गुजरा था। एज उसके जन्म के तुरंत बाद आरव के माता पिता एक दूसरे से अलग हो चुके थे। सो यस, दे वर डाइवोर्स्ड। सो आरव अपनी माँ के साथ रहा करता था, जो अपनी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतनी ऑक्यूपाइड थी कि आरव को अपने ही पेरेंट्स में से वो मच नीडेड अटेंशन और केयर मिल नहीं पा रही थी। इवेंचुअली आरव की मदर ने दूसरी शादी कर ली थी एंड अब आरव अपनी माँ और अपने स्टेप डैड के साथ रहा करता था। एंड नाउ यू वुड थिंक कि आरव के जो बर्थ फादर थे उनके साथ डिवोर्स होने के बाद जब आरव की मॉम ने दूसरी शादी करी थी तो उसकी लाइफ थोड़ी सी तो बेटर हुई होगी, यू नो, क्योंकि फादर फिगर, इवन दो लाइक पीपल से यू डोंट नीड मैन, यू डू नीड अ फादर फिगर, वो भी स्पेशली जब इतने छोटे बच्चे के लिए तो दोनों चाहिए होते हैं, माँ पिता दोनों चाहिए होते हैं। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि स्टेप फादर के आने के बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई होगी फॉर अ बेटर, पर सच्चाई इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। दरअसल आरव की मॉम और स्टेप डैड की भी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि अपेरेंटली उन दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस थे। फॉर दिस रीज़न आरव के घर कॉन्स्टेंटली झगड़े हुआ करते थे एंड आरव पर इसका क्लियरली काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था। इसीलिए टू नो वन सरप्राइज आरव की मॉम ने उसके स्टेप डैड को भी डिवोर्स दे दिया था एंड दे मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स। आरव वॉज नाउ अ टीनेजर और अपने घर की कंडीशन के कारण आरव डिप्रेस्ड रहने लगा था। उसकी स्कूल परफॉर्मेंस दिन बर दिन खराब होते जा रही थी एंड ही ऑल्सो हैड नो फ्रेंड्स जो उसे उसके डिप्रेशन से निकाल सके, और टू बी ऑनेस्ट पीपल हु जस्ट केयर्ड अबाउट हिम टू दैट लेवल। पर क्या हुआ कि अपने सेकंड डिवोर्स के बाद भी आरव की मॉम ने ये डिसाइड करा कि वो तीसरी शादी करेंगी। एंड एट दिस पॉइंट क्योंकि आरव मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा था, तो आरव ने ये चीज़ सोच लिया था कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी मॉम के टेंट्रम्स नहीं झेल सकता हूँ, आई कैन नॉट टेक एनी मोर ऑफ हर बॉयफ्रेंड्स, और अब मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहूँगा, आई विल मूव आउट ऑफ दिस हाउस। और इस समय पे जब आरव ने ये डिसीजन लिया था, उस समय पे आरव के दादाजी जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे, उन्होंने आरव की तरफ देखा, ही लाइक फाइनली लुक्ड एट हिम प्रॉपरली, और उन्होंने उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर उससे ही आरव को ही अपने पास बुला लिया। एंड द फनी थिंग हियर वाज कि आरव के दादाजी ने जब उसे अपने पास बुलाया एंड आरव जब अपना घर छोड़ा था, तो आरव की मॉम ने इस चीज़ को हंसी खुशी लाइक हाँ कर दिया था कि तू चले जा अपने दादाजी के पास रहने के लिए, मेरे साथ रहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसकी मॉम ने आरव को ही खुद से उसके दादाजी के घर में छोड़ दिया था हमेशा के लिए रहने के लिए। सो आरव अब अपने दादाजी के घर में रह रहा था, विच वॉज अ वे बेटर एनवायरनमेंट देन द टाइम दैट ही वॉज लिविंग विद हिज मॉम। लेकिन अपने दादाजी के साथ रहते वक्त भी आरव की हालत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया था। हाँ, उसकी लाइफ अब बेटर थी, लेकिन ही वॉज नॉट गेटिंग दैट मेंटल और इमोशनल सपोर्ट जो कि एक बच्चे को चाहिए होता है। 19 साल 20 साल में भी आदमी काइंड ऑफ बच्चा ही होता है। सो उसे वो चीज़ या फिर उसे वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए जब वो कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने लगा था, तब भी वो अपने कॉलेज लाइफ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो एक के बाद एक टेस्ट फेल करता एंड जहाँ दूसरे लोग कॉलेज में अपनी लाइफ बनाने आते थे, आरव वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग देयर टू सर्वाइव। लेकिन फिर उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ आया जिसके बाद आरव की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। नाउ मैंने बोला तो ज़िंदगी बदलने वाली थी, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन 2024 आरव ने अपने कॉलेज के सारे एग्ज़ाम्स फेल कर दिए थे, जिसके कारण उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अब उसकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा था कि सच में उसके पास कुछ भी नहीं था। अब तो उसके पास कॉलेज भी नहीं था, तो ही वॉज वेरी लोनली। और अब क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए भी नहीं था, तो ही वॉज फीलिंग मोर लो एंड और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड। अपनी पूरी लाइफ जो लैक ऑफ लव और बैड एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करा था उसने,
वो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए फॉर अ बेटर लाइफ और मे बी अपनी करंट लाइफ से बाहर निकलने के लिए ही मूव टू बैंगलोर इन मार्च ऑफ 2024। नाउ ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आरव 2024 में जो ये पहली बारी वो बैंगलोर में मूव हुआ था वो उसने कितने टाइम के लिए करा। ही वॉज इन बैंगलोर लॉन्ग इनफ कि आगे के जो चीज़ें हुई थी वो हों, लेकिन इस चीज़ के कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो वहाँ किसके साथ था या फिर वो कितने टाइम के लिए वहाँ मूव हुआ था। ऑल्सो मैंने आरव की अभी तुम्हें पूरी ज़िंदगी की कहानी बताई कि कैसे उसकी मॉम एंड डैड दे वर डिवोर्स एंड कैसा माहौल में रहा था आरव। दिस इज़ नॉट me justifying to what Arav did. This is me just putting you guys into perspective and जो भी information मुझे मिली है दोनों के बारे में, माया के बारे में, आरव के बारे में, कि एक्चुअली में आरव की लाइफ इन सारे इवेंट से पहले कैसी थी। सो अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, मैं तुम लोग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आरव की लाइफ और माया की लाइफ कैसे थी पहले। बट बैंगलोर में वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर था और वहाँ पर उसके कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार नहीं थे। इसीलिए ही वॉज लुकिंग फॉर समबडी जो उसे अपनी ज़िंदगी के इस टर्मोइल से बाहर निकाल पाए। एंड दैट इज़ वाई वो अब सोशल मीडिया और इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने लगा था। इट वॉज लाइक अ लॉट ऑफ टीनेजर, अ फॉर्म ऑफ एस्केप फॉर आरव, जो कि उसे थोड़े से मोमेंट के लिए, थोड़े क्षणों के लिए ही, पर अपनी मिजरेबल लाइफ से, अपनी सैड लाइफ से या तो बाहर निकालने में मदद कर पाता था या फिर उसे भुलाने में मदद कर पाता था। एंड इवन दो दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर आरव या फिर किसी भी आदमी या फिर किसी भी लोगों के लिए, बट येस व्हेन ही वॉज यूजिंग दीज एप्स ही वॉज happy and he was not lonely in that moment. It is so scary है ना to say this thing कि जब तुम लोग सोशल मीडिया एप्स यूज़ करते हो you don't feel lonely, you don't feel that scared. Take an example of me, ठीक है, मैं अकेले रहता हूँ एंड मैं बिना यूट्यूब के खाना भी नहीं पका पाता। लाइक आई नीड समथिंग इन माई एयर, कोई तो बैकग्राउंड नॉइज चाहिए होता है मुझे। सो स्कैरी टू थिंक, बट या लेट्स कैरी ऑन। इन द सेम मंथ बम्बल, जो कि एक डेटिंग ऐप है, उसमें सर्फ करते करते आरव की मुलाकात माया गोगोई से हुई थी। बम्बल पर मिलते ही उन दोनों ने एक काफ़ी अच्छी खासी कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर ली थी एंड दोनों के लिए एक दूसरे का फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहा था। इसीलिए इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर देम टू एक्सचेंज नंबर्स। बट अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट इम्प्रेशन, अपार्ट फ्रॉम लुक्स, अपार्ट फ्रॉम ये छोटी छोटी कन्वर्सेशन जो तुम लोग डेटिंग ऐप पे करते हो, उसके अलावा भी इन दोनों के बीच में एक ऐसी चीज़ कॉमन थी जिसकी वजह से ही दोनों काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए थे, और वो था बचपन से ही माँ बाप का प्रॉपर प्यार ना होना। सो इन दोनों की लाइफ में ये एक चीज़ मिसिंग थी। सो दे वर वेरी सिमिलर बट स्टिल डिफरेंट इनफ। माया की पर्सनैलिटी तो आरव की पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही अलग थी। जहाँ पे Arav was this shy guy, was this introverted guy. Maya was completely opposite to him. She had a very huge फ्रेंड ग्रुप, उसके बहुत सारे दोस्त थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड थी, वो बाहर घूमने जाती थी, अपने आप से काम करती थी। आरव इनमें से कुछ भी नहीं करता था। प्लस वो सोशल मीडिया पे कंटेंट भी पोस्ट करा करती थी एंड उसके बहुत सारे दोस्त थे, जैसे मैंने कहा। वहीं पे आरव का सोशल सर्कल वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, एंड ये बोलने में मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर आरव वॉज काइंड ऑफ जस्ट देयर with no aim, with no passion. He was just surviving, just turning कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बना रहा था वो। लेकिन फिर भी इवन दो आरव ऐसा टाइप का आदमी था, माया से मिलने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आरव को ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी मिला था, उसकी लाइफ में कोई उसको ऐसा आदमी मिला था जो उससे उसके बारे में या फिर उसके दिन के बारे में पूछता था, और एल्स वो उनसे ये पूछता था कि कैसे हो तुम, या फिर हाउ वाज योर डे, just small things, and that mattered to Arav a lot. And कहीं ना कहीं माया आरव के लिए एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसे वो ऐसे देखता था कि माया उसे अपने डार्क और डिप्रेसिंग ज़िंदगी से बाहर निकाल सकती है। तो कुछ समय बातचीत करने के बाद आरव और माया की एक दूसरे के साथ जो दोस्ती थी वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई थी, एंड फाइनली अब आरव को ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी एक ब्राइट नोट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन देयर वाज जस्ट वन प्रॉब्लम, और वो ये था कि आरव बैंगलोर में रहता ही नहीं था। ही वाज जस्ट देयर फॉर सम टाइम। सो माया से मिलने के बाद आरव ने अब ऑलमोस्ट बैंगलोर में रहने का प्लान बना ही लिया था, एंड
उसका पूरा का पूरा मन था वहाँ रहने का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आरव के पास बैंगलोर में कोई जॉब ही नहीं थी करने के लिए, कोई काम ही नहीं था करने के लिए, ना ही उसके वहाँ कोई दोस्त थे, ना ही उसके पास कोई जगह थी रहने के लिए। सो बिना चाहते हुए भी आरव को वापस अपने दादाजी के घर केरला जाना पड़ा था। बैंगलोर में रहते हुए आरव ने एक चीज़ नोटिस कर ली थी, वो ये थी कि माया का, जैसे मैं तुम लोगों को पहले बताया, माया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल था जिसमें बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी थे उसके। एंड माया वॉज वेरी फ्रेंडली, तो वो अपने मेल फ्रेंड्स से बहुत ही ज़्यादा ढंग से बहुत ही ज़्यादा बात करा करती थी अकॉर्डिंग टू आरव। और ये देखकर कहीं ना कहीं आरव के अंदर जेलेसी पैदा हुई थी एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी ये दूसरे लड़कों से बात करती है। और ये चीज़ आरव को कुछ ज़्यादा ही अपसेट कर गई थी उस समय पे, पर उसने इस बारे में कुछ बोला नहीं माया को। लेकिन फ्यूचर में इस बात को लेकर या फिर आने वाले महीनों में इस बात को लेकर आरव और माया गोगोई के बीच में काफ़ी ज़्यादा, मैं रिया गोगोई बोलने वाला था, आई डोंट नो व्हाई, पर आरव और माया के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। लेकिन हर बार जब भी उनके बीच में झगड़े हुआ करते थे, हर बार वो दोनों ब्रेकअप करते, पैचअप करते, ब्रेकअप करते, पैचअप करते, विच इज़ वेरी टॉक्सिक, आई नो दैट थिंग, बट स्टिल उनका ये साइकिल हमेशा रिपीट होता रहता था एंड दे ऑलवेज जस्ट गॉट बैक टुगेदर एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर देन द लास्ट टाइम दे ब्रोक अप। बट रिसेंटली इन नवंबर माया ने आरव को गुड न्यूज़ देते हुए बताया कि उसने आरव के लिए एक प्राइवेट फर्म में जॉब ढूंढ ली थी। ये वही फर्म था जहां पर माया प्रीवियसली काम करा करती थी। सो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उसने आरव के लिए एक जॉब अरेंज करा दी थी। नाउ दैट आरव हैड अ जॉब, वो दोबारा से बैंगलोर आ चुका था केरला से एंड वो और माया एक दूसरे से और भी ज़्यादा करीब आ चुके थे अब। सो नाउ दे बोथ वर इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप, यू कैन से। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिला करते थे, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बातें करा करते थे। लेकिन फिर भी माया के फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स की वजह से आरव अभी भी इनसिक्योर फील करा करता था। इसीलिए अपनी इनसिक्योरिटी मिटाने के लिए आरव ने, जैसे ही वो बैंगलोर मूव हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही आरव ने माया से पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहोगे, जिसके लिए माया ने सीधा साफ मना कर दिया था। नाउ दिस इजंट बिकॉज कि वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहती थी। माया ऑल्सो मे बी वॉन्टेड टू लिव विद हिम बिकॉज दे बोथ वर इन लव, यू नो। सो बट द रीज़न वॉज कि माया ये चीज़ नहीं कर सकती थी। एज आई सेड कि माया अपनी बहन के साथ रहा करती थी, तो अपनी बहन को क्या बोलती है, वो अपने घर वालों को क्या बोलती है कि मैं एक लड़के के साथ रहने जा रही हूँ, यू नो, दैट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो आरव वाज़न्ट थिंकिंग हियर, बट स्टिल माया ने सोचते हुए इस चीज़ के लिए सीधा सीधा मना कर दिया था। बट यहाँ पे एक तो आरव ऑलरेडी थोड़ा बुरा फील कर रहा था। यहाँ पे माया ने एक और बात कही थी जब उसने उसे मना करा था। उसने आरव को कहा कि मैं एक ऐसे लड़के के साथ कैसे लिव इन रिलेशनशिप में रह लूँ जिससे मैं बस कुछ महीनों पहले ही मिली हूँ। एंड शी वॉज राइट अबाउट दिस थिंग। लेकिन इस बात से डेफिनेटली आरव काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील करने लगा था। लेकिन उसने माया से दोबारा से कुछ भी कहा नहीं। यहाँ तक कि उसने अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिखाई इस बात को लेते हुए। एंड अब मेल बेस्ट फ्रेंड्स को लेते हुए भी, मेल फ्रेंड्स को लेते हुए भी आरव ने कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई। सो अपनी फ्रस्ट्रेशन ना दिखाते हुए उसने बस माया से इतना पूछा कि क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगी, टू विच माया रिप्लाइड यस। एंड उन दोनों ने प्लान करा कि वो लोग 23 नवंबर को बैंगलोर के इंदिरा नगर के द रॉयल लिविंग होटल में स्टे करेंगे। बट लिटिल डिड माया गोगोई नो कि ये हाँ बोलना, इस चीज़ को एग्री करना, इस प्लान पे हाँ बोलना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होने वाला था। ऑन 22 नवंबर 2024 माया अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो एक ऑफिस पार्टी अटेंड करने वाली थी, जिसके कारण 22 नवंबर की रात को वो वापस घर नहीं आ पाएगी। बट माया ने अपनी सिस्टर को आरव के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सो हर फैमिली लिटरली डिड नॉट नो एनीथिंग कि माया कहाँ जा रही है। ऑन 23 नवंबर माया ने अगेन अपनी सिस्टर को टेक्स्ट करके इन्फॉर्म करा कि वो उस रात भी घर वापस नहीं आ पाएगी, एज शी वॉज गोइंग टू बी पार्टिंग दैट नाइट एज वेल। लेकिन दिस वॉज अ लाई एंड माया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी सिस्टर या उसके परिवार वालों को आरव के बारे में पता चले। आरव और माया दिन के वक्त एक दूसरे से मिले और दिन के अराउंड 12:30 बजे उन्होंने होटल में चेक इन करा। होटल में चेक इन करते वक्त की सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिख रहा था कि माया कितनी खुश और रिलैक्स थी आरव के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज द लास्ट टाइम जब माया गोगोई को जिंदा देखा गया था।
आरव ने इनिशियली ये होटल सिर्फ 1 दिन के लिए बुक करा था, लेकिन अलेजिडली होटल रूम में रुकने के कुछ ही घंटों बाद आरव और माया के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो गई थी। एंड वियरली इनफ इस झगड़े के बाद अगले दिन जब उन दोनों के चेकआउट करने का समय आया तब आरव ने उस रूम को कुछ और देर के लिए बुक कर लिया था। एंड ऐसे ही करते करते आरव अपनी बुकिंग की डेट्स को आगे बढ़ाता जा रहा था। बट ऑन 26 नवंबर सुबह अराउंड 8:30 बजे आरव बिना किसी को कुछ कहे और बिना अपना सामान लिए उस होटल रूम से चुपचाप बाहर निकल गया था। पर आरव के वहाँ से निकलने के कुछ ही घंटों बाद से वहाँ के स्टाफ ने, उस होटल के स्टाफ ने ये चीज़ नोटिस करा कि उस होटल रूम से या फिर उस रूम से जहाँ पे आरव रहता था वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। एंड व्हेन दे अप्रोच दैट रूम जहाँ पे आरव और माया रह रहे थे, उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस करी कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और लॉक नहीं लगा हुआ था वहाँ पे। सो दे गॉट इन द रूम और जो उन्होंने वहाँ पे देखा वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। 19-year-old माया की डेड बॉडी उस होटल रूम के बेड पर पड़ी हुई थी एंड आरव का कोई भी अता पता नहीं था वहाँ। माया की पूरी बॉडी पर काफ़ी मल्टीपल स्टैब इंजरीज थी और उसके सर से भी काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा था। लेकिन द फाइनल ब्लो, जो कि देखने से ही पता चल रहा था फाइनल ब्लो है जिसने उसकी जान ली होगी प्रोबेबली, वॉज ऑन हर चेस्ट। एंड इट वॉज क्लियर फ्रॉम सीइंग हर बॉडी, जिस स्टेट में उसकी बॉडी थी, इट वॉज क्लियर कि जिस आदमी ने भी इसको मारा था, सबसे पहली बात तो वो अनप्रोफेशनल था और दूसरी बात ये थी उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। इसके तुरंत बाद, ये देखने के तुरंत बाद होटल स्टाफ ने पुलिस वालों को कॉल करा एंड पुलिस वालों के कॉल लगाते ही कुछ ही देर बाद वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे पूछताछ के लिए पहुँच गए थे। एंड देयर वाज नो डाउट फ्रॉम सीइंग दैट प्लेस कि यहाँ पे मर्डर आरव ने ही करा है एंड वो ही इस केस में उनका प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। अब इनिशियली पुलिस ने अज्यूम करा था कि माया का मर्डर वॉज प्री प्लान्ड, बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी पुलिस ने क्विकली रियलाइज़ करा कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है बल्कि एक इम्प्रॉम्प्ट अनप्लैंड मर्डर था। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस में चेक करने पर पुलिस ने नोटिस करा कि 24 नवंबर को आरव ने जेप्टो से एक नायलॉन की रस्सी एंड एक किचन नाइफ रिसीव करा था। पुलिस ये चीज़ पता नहीं लगा पा रही थी कि उसने नायलॉन की रस्सी क्यों ऑर्डर करी थी, बट दिस थिंग वाज क्लियर कि जो किचन नाइफ उसने ऑर्डर करा था वही यहाँ पे हमारा मेन मर्डर वेपन था। ऑल्सो एक और चीज़ बड़ी अजीब सी थी इस वाले रूम में, वो ये थी कि आरव ने मारने के बाद, माया को मारने के बाद इस जगह को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करा था या फिर उसने यहाँ पे से सबूत मिटाने की कोशिश नहीं करी थी बिल्कुल भी। दिस होल मर्डर वॉज वेरी स्लॉपी पुलिस की आंखों में अब, एंड दे न्यू कि इतना ज़्यादा स्लॉपी काम या फिर अपने सबूत ना मिटाना और इतना कैलकुलेटर मर्डर अगर इसने करा होता तो ही वुड नॉट हैव लेफ्ट सच ऑब्वियस क्लूज हेयर आरव। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस के दिमाग में सिर्फ 2 ही सवाल थे। पहला तो ये था कि ऑफकोर्स ये बात है उसने माया को क्यों मारा, अपनी ही गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, और दूसरी बात ये थी कि वाई डिड ही स्टे, क्योंकि आरव भी ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं था, ही वॉज 21, तो वाई डिड दिस 21-year-old गाय स्टे अपनी ही गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के साथ 2 दिन तक इस कमरे के अंदर। पर इन क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ एक ही आदमी दे सकता था, आरव ही, और अभी के लिए वो वहाँ से फरार था। पुलिस ने 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक आरव की सारी मूवमेंट्स को ट्रैक करा एंड दे सॉ कि 26 की मॉर्निंग को वो एक कैब लेकर निकला था होटल से एंड उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया था। जब उन्होंने उस कैब वाले से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि आरव होटल से सीधा रेलवे स्टेशन की ओर गया था, जिसके बाद पुलिस समझ चुकी थी कि आरव मर्डर करने के बाद शहर छोड़कर भाग चुका था। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 स्पेशल टीम बनाई। एक टीम उसे ढूंढने केरला के लिए गई, एक टीम नॉर्थ इंडिया गई उसे ढूंढने के लिए, और एक टीम सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की छानबीन कर रही थी ताकि वो उसे जल्दी पकड़ सकें। बट अभी तक माया की फैमिली उसके मर्डर के बारे में बिल्कुल अनजान थी एंड जब उन्हें इस बारे में पता चला उन्हें एक काफ़ी बड़ा सदमा लगा था। द फैक्ट कि माया की फैमिली में किसी को भी आइडिया नहीं था कि माया कहाँ थी और किसके साथ थी मेक्स इट इवन मोर सैडर। माया के मामा के अकॉर्डिंग उनके नॉलेज में माया का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था एंड माया अपने काम और पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, एटलीस्ट टू हिज मामा।
लेकिन जैसे ही माया की फैमिली को आरव के बारे में पता चला, उन्होंने पुलिस से ये चीज़ रिक्वेस्ट करी कि वो जल्द से जल्द आरव को पकड़ें और उसे फांसी की सज़ा सुना दें। एंड टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट आई रियली वांट टू कमेंट द पुलिस पीपल, क्योंकि वो लोग भी आरव को पकड़ने की बहुत ज़्यादा जी जान से कोशिश कर रहे थे। दिस इज़ एट दैट पॉइंट जब ये केस इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, तो इसीलिए मैं पुलिस को कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली हाउ इंडिया की पुलिस कैसी है। केस शुरू होने के कुछ समय बाद ही पुलिस को पता चल गया था कि आरव बैंगलोर से ट्रेन पकड़कर पहले रायपुर गया था, देन मध्य प्रदेश, एंड उसके बाद फाइनली वाराणसी गया था वो। बट सिंस आरव की जॉब और पर्सनल बिलोंगिंग्स बैंगलोर में ही थी एंड उसके पास पैसे भी नहीं थे ज़्यादा, दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो कभी ना कभी वापस बैंगलोर ज़रूर आएगा, एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ऑन 30 नवंबर शाम के 4 बजे पुलिस ने आरव को बैंगलोर के एक एयरपोर्ट पर देवाना अल्ली से फाइनली अरेस्ट कर लिया था और उसे तुरंत पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए थे वो। नाउ आरव बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था जब उसे पुलिस ने पकड़ा था, बट सरप्राइजिंगली पुलिस के साथ जब पूछताछ हो रही थी उसकी, तो ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव और उसने सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल में पुलिस को सब कुछ बता दिया था। 3 दिनों के कड़े इंटेरोगेशन में आरव ने पुलिस को अपने बारे में, उसके और माया के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने एक बार भी डिनाई नहीं करा कि उसने मर्डर नहीं करा था। इंस्टेड उसने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करा था एज इफ ही डिड नॉट केयर एनी मोर। Orders knife through Zepto. So earlier we thought that you had come prepared, but later we came to know that further investigation. So it was ordered in Zepto, and also a nylon rope was ordered through Zepto. He has caused multiple injuries, the wounds on head, the shoulder, and other parts of the body, and the cause of death was a final blow to the chest with a knife and piercing. So this is what we have come out in the preliminary investigation. So we are going to take him into custody. लेकिन एक चीज़ को लेकर पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी और वो ये था कि आरव और माया के बीच में आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से आरव ने माया की जान ले ली थी। पुलिस ने ये तो कंफर्म कर लिया था कि आरव ने माया को 24 नवंबर के दिन ही मारा था, लेकिन पुलिस पर कंफ्यूज कि आरव ने ये मर्डर को छुपाने की या वहाँ से उसी दिन भागने की कोशिश क्यों नहीं करी थी। Why did he spend 2 days with her body? एंड शायद से इस सवाल का जवाब आरव को भी नहीं पता था, क्योंकि वो बस वहाँ 2 दिन रहा था, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो बस सुट्टे मारा था, सिगरेट पीते जा रहा था और वो बस माया की बॉडी के सामने बैठा हुआ था। एंड वी ऑल्सो नो दिस थिंग कि ये सच है, क्योंकि जब वो उस कमरे में गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी एस्ट्रेज पड़ी हुई थी और एशेज भी पड़ी हुई थी सिगरेट की। पर जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा फोर्स डाल के उससे ये चीज़ पूछी कि व्हाट वाज द मोटिव, तुमने आखिर माया के साथ ऐसा क्यों करा, तो उसने बस इस बात को ये कहकर टाल दिया। एंड आई एम सरप्राइज कि पुलिस ने उससे और ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया और ज़्यादा पूछा नहीं, पर आरव ने इस बात को बस ये बोल के टाल दिया कि उसके और माया के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जो वो पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहता है, वो ये चीज़ बस अपने साथ रखना चाहता है। अगेन वेरी सरप्राइज कि पुलिस ने इस बारे में नहीं पूछा, बट आई डोंट नो हाउ। पुलिस के पास कोर्ट ट्रायल से पहले तक आरव की कस्टडी है, सो दे आर होपफुल कि वो आरव से कुछ सच उगलवा कर रहेंगे तब तक। लेकिन अनटिल देन माया के मर्डर के पीछे की कहानी एक मिस्ट्री ही रह गई है, या फिर माया के मरने के पीछे का जो रीज़न है वो अभी भी एक मिस्ट्री ही रहेगा। एंड विद दैट ये केस अभी यहीं पे ख़त्म होता है। दिस केस इज़ अ रिमाइंडर, एंड अगेन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये केस 17 से 22 साल के लोगों को सबको देखना चाहिए। दिस केस इज़ अ रिमाइंडर टू यंग पीपल, नॉट ओनली गर्ल्स बट टू बॉयज़ ऑल्सो, कि किसी पे भी इतने आराम से, इतने आसान तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी आदमी पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करना और बहुत ज़्यादा कम ट्रस्ट करना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। सो ये चीज़ तो तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता कि किस आदमी पे तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए, कौन एक सही इंसान है कौन नहीं है, ये तो तुम्हें बस तुम्हारे मम्मी पापा या फिर लाइफ एक्सपीरियंस सिखा सकते हैं। लेकिन यू ऑल शुड लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दीज केसेस जो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सो अगर तुम लोग का कोई फ्रेंड है या फिर कोई कॉलेज फ्रेंड है, प्लीज़ डू सेंड देम दिस वीडियो, ताकि उन्हें पता तो चले आखिर कि लोग कैसे हैं बाहर। बट यार विद दैट आई रियली होप कि आरव को जल्द से जल्द सज़ा मिले, एंड आई होप कि आरव बता दे व्हाट वाज द रीज़न, क्योंकि बिना रीज़न के थोड़ा सा
खटक जैसा रहा ये केस दिमाग में, बट ये बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस वही बनाते हैं। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।